Morning, class 7. Today we are going to start history chapter 2. We have already completed chapter 1 in history, chapter 1 in civics, chapter 1 in geo. Now we again move to chapter 2 in history. So today we are going to discuss chapter 2, new kings and kingdoms. So what we will discuss in this chapter? We will discuss about the new kingdoms in North India, three-party struggles between their three rulers who are fighting for the area Kanuj, then Turkish inventions, then Chola and Chola administration. We will discuss all this. So you are moving ahead in the Middle History, that is the medieval period. Okay, so let's start the chapter. The period between 700 to 1200 BCE, that is Common Era, witnessed the rise of many regional kingdoms in North and South India. इस समय बहुत सारे न्यू किंगडम्स जो है इमर्ज हुए नॉर्थ इंडिया में भी एंड साउथ इंडिया. सो आई यू शुड बी नोइंग दैट द अपर वन इज नॉर्थ एंड देन साउथ एंड ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स. सो दिस इज द indications. The north, south, east, west. So they have been already expanding their regions in the northern and southern India. So the regional kingdoms, the area wise, the area which we have been divided has been called as regional. Okay. So the regional kingdoms जो भी थे वहाँ पे they started constant war. एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया. क्यों? क्यों अगर इस तरह से अगर वो एरिया है उनका छोटा छोटा और वो अपने एरिया को बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करेंगे, इस एरिया वाले को ये अगर इनसे लड़ेंगे तो ये एरिया इनके अंदर आ जाएगा. तो दिस इज हाउ दे आर स्टार्टेड वॉर, कॉन्स्टेंट वॉर to get the area, and they will get many things. For example, they will get the revenue also, they get soldiers, so with one another in to gain control over the neighboring countries or neighboring areas, territories. तो इसी तरह से उन्होंने शुरुआत की और इसी तरह से न्यू किंग्स इमर्ज हुए, क्योंकि छोटे छोटे किंग्स थे, अगर उसने मर्ज कर लिया दूसरों के साथ तीसरों के साथ तो एक बड़ा सा किंगडम शुरू हो जाता है और वो नाम दे देते हैं उसका. ठीक है. नाउ द राइज ऑफ न्यू किंगडम्स. तो वापस से देख लो यहाँ पर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स टॉपिक से हमारा, और हमने अभी डिस्कस किया कि दैट 7 to 1200 सी में मोस्टली द नॉर्थन इंडिया साउथर्न इंडिया में किंगडम्स जो थे इमर्ज हुए एंड दे हैव डन विद द हेल्प, दे हैव डन थ्रू वॉर्स. उन्होंने आपस में लड़ाई लड़ी और अपनी टेरिटरी बढ़ा ली. इसी तरह से of these kingdoms that emerged, the Pratiharas in the western India, the Palas of Bengal and Rashtrakutas of the Deccan. तो ये थ्री किंगडम्स थे. तो ये न्यू थ्री किंगडम्स जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला गया सबसे पहले, पालास प्रतिहारास इन द वेस्ट. तो वेस्ट में ये आगे इस साइड वो ये वाला एरिया हो गया वेस्ट का, वेस्ट. पालास तो प्रतिहारा हो गया वेस्ट के, पालास हो गया बंगाल के, ये हो गया पाला एरिया बंगाल के, एंड राष्ट्रकूटा हो गया ये वाला इन द डेक्कन, ये वाला ये डेक्कन का हो गया D4 डेक्कन, दैट इज राष्ट्रकूटा, आर लिख देते हैं. तो ये था वेस्ट में हो गया हमारा प्रतिहारा, इन्होंने रूल किया, और ये हो गया पाला, ये हो गया ईस्ट में बंगाल, और ये डेक्कन में हो गया राष्ट्रकूटास. तो ये तीनों आपस में लड़ रहे थे. इसी को कहा गया था थ्री पार्टी, बिकॉज थ्री कॉर्नर्स है, तो अगर हम ज्वाइन करते तो ट्राइंगल हो जाता है, तो इसलिए इसको ट्राइंगल भी कहा जाता है. और क्योंकि जो पाला थे बंगाल में, ठीक है, तो प्रतिहारा गुजरात में और राष्ट्रकूटस डेक्कन वाले में. तो इसी तरह से यहाँ जो एरिया था कनौज हमने अभी पढ़ा, इस एरिया को लेकर, क्योंकि ये कोस्टल एरिया था और ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश था ट्रेड बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए. तो ये दोनों ही चाहते थे इस पर कब्ज़ा करना. तो इसी तरह से ये लड़ाई जो है आगे चलती गई. तो शुरुआत करते हैं प्रतिहारस, और ये कौन थे, कहाँ से थे, गुजरात. कौन सी एरिया में रूल कर रहे थे, बिलोंग फ्रॉम द गुजरात एरिया. इसको कहा गया गुर्जारा, क्योंकि ये गुर्जारा थे. तो इसी तरह से गुर्जारा प्रतिहारस, इसको गुर्जारा प्रतिहारस के नाम से भी कहा जाता है. और इन्होंने डोमिनेट कौन सी एरिया में किया, वेस्टर्न एरिया, वेस्टर्न इंडिया, अपर गंगाटेक वैली ऑल्सो,
और इन्होंने मरवाड़ में भी अपना एरिया, मतलब मरवाड़ किंगडम्स इस एरिया से शुरुआत करते हुए ये एरिया बढ़ाते हुए मरवाड़ यहाँ है। सेंट्रल में अगर जाते हैं तो सेंट्रल इंडिया के अंदर आ जाता है। गंगा इसी तरह से गंगा फ्लो करती है। तो देखा जाए तो अच्छा खासा एरिया जो है इन्होंने धीरे धीरे कैप्चर करना शुरू किया। सो दे बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ नागाभट्टा फर्स्ट। देखा गया कि बहुत अच्छे खासे नामी उनके नाम, इनका राज्य फैल गया नागाभट्टा के समय तक। ही कनकड मालवा भरूच, इन्होंने भरूच को भी कंट्रोल में लिया, कैप्चर किया, और मालवा को भी कैप्चर में किया। साथ साथ इन्होंने डिफीट किसको की? अरब्स, जो भी यहाँ पे एंटर किया बाहर से, उनको कैप्चर करने के लिए मालवा के एरिया में, तो उन्होंने उसके साथ डिफीट किया, उनको युद्ध के थ्रू हराया। एंड इट वॉज अंडर मिहिर भोजा दैट द वेरी पावरफुल, कहा जाता है मिहिर भोजा थे, मिहिर भोजा दैट द प्रतिहारा बिकम वेरी पावरफुल। इसके अंडर में कहा जाता है प्रतिहारा जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं इस रूलर के अंदर में। प्रतिहारा रूलर एक्सपेंडेड द प्रतिहारा टेरिटरी बाय कनकरिंग पंजाब। तो अब इन्होंने शुरुआत की, किसने किया? मिहिर भोजा ने पंजाब के एरिया तक कनकर करना शुरू किया। अब ये देखो गुर्जरा प्रतिहारा ये शुरू है, ये रहा बीच वाला जो मरवाड़ डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से मरवाड़ एरिया हो गया। पल्लवा ये रहा पल्लवा डिस्ट्रिक्ट, राष्ट्रकूटस ये रहा राष्ट्रकूटस। तो इसी तरह से इन्होंने शुरुआत की एरिया को कनकर करते हुए। अब ये पंजाब तक पहुँचे, इस एरिया तक पहुँचे। कौन? प्रतिहारास, गुर्जरा प्रतिहारास। अब उसके बाद अवध, गुजरात, और उन्होंने फिर कनौज को अपना क्या बनाया? एज द कैपिटल। कनौज को क्या बनाया उन्होंने? एज अ कैपिटल। तो द प्रतिहारा डायनेस्टी डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी। कहा जाता है कि प्रतिहारा डायनेस्टी जो है 10th सेंचुरी के एंड तक ये डायनेस्टी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर दूसरा है पालास, द एरिया दैट वाज अंडर द पाला रूलर इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ प्रेजेंट। तो पाला के अंदर कौन कौन सा स्टेट था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल। ठीक है, तो ये एरिया इनके अंदर में था। द पाला रूलर followed the policy of territorial expansions and we also conflict with the प्रतिहारा एंड राष्ट्रकूटस। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि ये भी क्या चाह रहे थे, पालास भी, ये भी वही फॉलो कर रहे थे, एक्सपेंड करना, अपना एरिया को एक्सपेंड करना। किस तरह से? युद्ध के थ्रू। और इसी तरह से इन्होंने क्या किया, इनकी लड़ाई किसके किसके साथ हुई? प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूटस के साथ। ये दोनों किंगडम्स के साथ इनकी लड़ाई हुई। सो द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी कौन था? देवापाला, महिपाला, रामापाला। ये इसके अच्छे नामी रूलर्स थे जो उन्होंने रूल किया और अपनी अम्पायर को, अपने राज्य को बहुत आगे तक लेके गए। कहा जाता है रामापाला वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी। ये कौन थे? रामापाला जो थे वो लास्ट रूलर कहा जाता है, ग्रेट लास्ट रूलर। आफ्टर रामापाला जो भी आए किंगडम, वो इतने ज़्यादा लायक नहीं थे, इसलिए द पाला किंगडम स्लोली डिसइंटीग्रेटेड, धीरे धीरे वो टूटने लगी। और 12th सेंचुरी तक ड्यू टू खलजी इन्वेंशन, तब तक दिल्ली सल्तनत आ चुकी थी, और खलजी इन्वेंशन जब इन्होंने इंडिया में कर चुके थे, दिल्ली सल्तनत, मुगल्स के पहले दिल्ली सल्तनत आई थी, तो इसी तरह से इनका डायनेस्टी पूरा का पूरा डिक्लाइन हो जाता है। फिर तीसरा आ गया राष्ट्रकूटस। तो कहा जाता है राष्ट्रकूट कफ्तान इन सेंट्रल एशिया, दे लेटर रोज टू द पोजीशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट रूलर डायनेस्टी। ये जैसे गांव में मुखिया होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, इस तरह से ये थे, उस एरिया पे रूल कर रहा था। धीरे धीरे ये क्या बन गया है? एज एन इंडिपेंडेंट रूलर, और अपने को एक छोटे से एरिया में रूल करते करते इन्होंने बड़ा एरिया पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इनका ओनर कौन था, फाउंडर कौन था जिसने राष्ट्रकूट डायनेस्टी खड़ा किया? दैट वाज दंती दुर्गा। तो ये था फाउंडर, दंती दुर्गा उसके फाउंडर थे। इट वाज ड्यूरिंग हिज रीजन्स, कहा जाता है इनकी समय पे, दंती दुर्गा के समय पे राष्ट्रकूट जो था रोज और प्रोमिनेंट बहुत ऊंचाई तक पहुंचा था। और इसने किसको किसको डिफीट किया था? चोला जो साउथ के रूलर्स थे, साउथ इंडिया में चोला किंगडम्स थे, वहाँ पे उन्होंने उनको हराया। क्योंकि ये राष्ट्रकूटस हमने कहाँ देखा? वो डेक्कन में ही थे। राष्ट्रकूटस कहाँ पर था? डेक्कन एरिया में था, और चोला किंगडम्स भी इसी एरिया में थे। तो इसी तरह से इनको अपने राज्य का बढ़ाना था, तो उन्हें किसको हराना था? चोला किंगडम्स को। सो राष्ट्रकूट एस्टैब्लिश द कैपिटल
एट मलखेत इन द गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो यहाँ पे मलखेत में उन्होंने अपना कैपिटल बनाया राज्य का, जो कहाँ था, डिस्ट्रिक्ट इन द गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इसी तरह से दे वे ऑल्सो नोन फॉर, कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब जिस तरह से उन्होंने रूल किया था। और इसकी एक्सीलेंट मिलिट्री थी, मिलिट्री जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी सेना थी। क्यों? क्योंकि सोचो यहाँ पे उनकी नेवी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये रूल कर रहे थे डेक्कन एरिया में और एक कोस्टल एरिया, क्योंकि ये 3 साइड्स क्या था, अरेबियन सी है यहाँ पर, बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, इंडियन ओशन नीचे है साउथ में। तो यहाँ तीनों एरिया से कोई ना कोई आराम से इन पे क्या कर सकते हैं, इन्वेड करने के लिए आक्रमण कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी नेवी बनाई थी, इसलिए इनकी मिलिट्री जो थी बहुत स्ट्रांग थी। द स्ट्रॉन्ग राष्ट्रकूटा आर्मी फॉट, तो इन्होंने इसकी जो आर्मी थी इन्होंने लड़ाई लड़ी किससे, पाला से भी और प्रतिहारा से भी। एंड दे वे इन कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लवास ऑल्सो। तो पल्लवास जो था ये भी एक डायनेस्टी थी, वो इस एरिया में था, पल्लवा, ये एरिया जो था ये पल्लवा एरिया का डायनेस्टी था। तो इन लोगों ने पल्लवा डायनेस्टी से भी लड़ाई की। ये सारे लड़ रहे थे क्यों, अपनी एरिया को स्ट्रेच करके बड़ा करे और बड़े किंगडम्स में रूल करे, मेन तब ये चीज़ें कॉमन थी। सो द पावर ऑफ द ग्रेट राष्ट्रकूटा डायनेस्टी डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी, के अंत तक राष्ट्रकूटा की डायनेस्टी धीरे धीरे कमज़ोर पड़ गई और वो डिक्लाइन होने लगी। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, तो हमने ये भी पढ़ा, दैट वाज 3 पाला, उससे पहले हमने प्रतिहारस, फिर पाला और राष्ट्रकूटस, ये 3 मेन रूलर्स थे जो राइज हुए थे उस समय। अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ राजपूत। राइज ऑफ राजपूत, द टर्म राजपूत मीन्स सन ऑफ रूलर, कहा जाता है कि ये वर्ड यूज़ किया गया था, राजपूत मीन्स इंडिकेट करना कि ये कौन है, सन है किसके, जो रूल करता है उनका बेटा। फिर धीरे धीरे राजपूत वे ऑल्सो ऑफ क्षत्रिय क्लोन ऑरिजिन, क्षत्रिय कौन होते हैं, सोल्जर्स। तो इसी तरह से वे आर डिवाइड इनटू सूर्यवंशी, कहा जाता है डिसेंडेड ऑफ सन, ये भी कहा जाता है कि वो सूर्यवंशी मतलब सन के डिसेंडेंट है, या फिर चंद्रवंशी डिसेंडेंट ऑफ मून, इस तरह से इनको नाम दिया गया था। द राजपूत प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग 9th and 12th सेंचुरी। तो यहाँ पे राजपूत जो थे इन्होंने कब अपनी इंपॉर्टेंस, इसकी जो राज्य थी खड़ी कब हुई, 9th and 12th सेंचुरीज के बीच में। और ये शुरुआत द चौहान या फिर चाहमाना इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल क्लेन। तो इनमें से सबसे जो ज़्यादा पावरफुल क्लेन बन के उभरा वो था चौहान। द चाहमाना, क्योंकि चाहमाना इज नोन एज चौहान। तो चाहमाना वॉज द वेसल्स ऑफ द प्रतिहारस एंड द ग्रेट चाहमाना रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो चाहमाना थे, कहा जा रहा है दैट वाज चौहान जो थे वो क्या थे, वेसल्स मतलब होता है कि जिसकी ज़मीन, जैसे लैंडलॉर्ड होते हैं, तो लैंडलॉर्ड के पास जो ज़मीन होता है, लैंडलॉर्ड के पास जो ज़मीन होता है उनको वो अकेले नहीं कर सकते, तो ही नीड्स फार्मर्स, वो फार्मर्स को दे देते हैं। फार्मर्स जो है अब उनके अंडर में काम करेंगे, वो जो बोलेंगे उनको सुनना पड़ेगा। तो ही विल बी वर्क अंडर एज, उनके लैंड में काम करेंगे एज अ सर्वेंट, जो भी उनके अंडर में जो भी लैंड है उसके पर काम करेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड एज वेसल, ठीक है। तो चाहमाना जो थे वो फार्मर्स थे किसके अंडर में, प्रतिहारस के अंदर में। एंड द ग्रेटेस्ट चाहमाना रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान। इसमें से देखा जा रहा है कि जो चाहमाना, ग्रेटेस्ट चाहमाना रूलर कौन था, पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि इन्होंने अपनी राज्य खड़ी की थी ना। 3 पार्टी स्ट्रगल ऑफ कनौज, अभी 3 पार्टी कनौज में जैसे अभी हमने पढ़ा था किसके बीच में हुई थी, मेनली जो था वो कनौज के एरिया को रूल करना चाह रहे थे, क्योंकि वो रिवर जो बैंक के पास थी, इस तरह से रिवर्स सी के पास थी, जैसे ट्रेड इजीली हो सके, तो सभी लोग जो रूलर्स थे वो उसको रूल करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे 3 पार्टीज़ के अंदर आ जाएगा आपको, ये इसको पहले देना चाहिए था लेकिन ये बीच में आ गया, फिर बीच में से पहले दे दिया था राजपूत, तो ये टॉपिक पहले आना चाहिए था, कोई नहीं।
तो ट्री पार्टीज में हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में कि नॉर्थ में कौन था, पाला था, पाला डायनेस्टी। वेस्ट में कौन था, प्रतिहारस, गुर्जरा प्रतिहारस। एंड डेक्कन में कौन था, डेक्कन में थे राष्ट्रकूटस। तो ये तीनों लड़ रहे थे। अगर हम देखेंगे ये इस तरह से हो गया, वेस्ट, ईस्ट, वेस्ट और ये डेक्कन, तो इस तरह से बनेगा, ये ट्राइंगल इस तरह से जाएगा। तो ये हो गया प्रतिहारा, पी फॉर प्रतिहारा, पी आर लिख देते हैं, पाला फॉर पी एंड राष्ट्रकूटा फॉर आर। तो ये एरिया जो था वो क्या, कौन सा, कनौज वाला, ये एरिया कनौज वाला हो गया। और ये तीनों चाह रहे थे इसको कंट्रोल करना, तो ये तीनों लड़ रहे थे, तो ये इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया, ट्री। ट्री है इसलिए ट्री पार्टीज। तो ये तीनों लड़ रहे थे उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए। सो मैनी रीजनल किंगडम्स वांटेड कंट्रोल ऑफ कनौज। सभी चाहते थे कनौज के ऊपर कंट्रोल करना। कनौज वॉज अ फ्लरिशिंग सिटी, क्योंकि वो क्यों था फ्लरिशिंग, जैसे कहा उस समय से, उस हर्षवर्धना के समय से ये जो था, एक तो रिवर के पास बनी हुई है, फिर दूसरी एडवांटेजेस ट्रेड के लिए, जो बिज़नेस चाहे, व्यापारी जो भी चाहे बाहर से इजली इसके अंदर आ सकता है, बिज़नेस कर सकता है। फिर रिवर्स जो है वो एग्रीकल्चर्स के लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। कहा जाता है इवन आफ्टर हर्षवर्धनस के डेथ के बाद भी कनौज, उसकी सिग्निफिकेंस जो थी वो कभी ख़त्म नहीं हुआ फॉर मैनी ऑफ द रीजनल किंगडम्स। द थ्री मेन किंगडम जो किंगडम्स थे वो प्रतिहारा, पालस और राष्ट्रकूटस। ये तीनों ने लड़ा हमेशा इसको अपने कैप्चर में, अपने कब्ज़े में लेने के लिए, और इसी लड़ाई को नाम दिया गया थ्री पार्टीज स्ट्रगल। तो द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कनौज वॉज एसेंशियल फॉर पॉलिटिकल सुप्रीमेसी नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। जो भी चाहते थे इसको कंट्रोल करना, तो उससे पता चलता था कि ये बहुत पावरफुल किंगडम्स है। तो ये इस तरह से सभी लोगों ने कोशिश की इसको कंट्रोल करने की। फिर वी विल मूव टू एडमिनिस्ट्रेटिव इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे कि उन्होंने फिर किस तरह से एडमिनिस्टर किया, आर्मी, सोल्जर्स, अपने किंगडम्स में अपने लोगों की कितनी है मदद की, किस तरह से वो टैक्स दिया। तो यहाँ पे कहा गया किंग जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटम जो रिजल्ट है वो कहाँ जाने से कंप्लीट होगा, किंग के पास। सो ही वॉज असिस्टेंट, लेकिन किंग अकेला काम नहीं करता था, वो किसके साथ, मिनिस्टर्स के साथ मिलके काम करता था। मिनिस्टर्स को दे दिया कि एरिया वाइज वो कंट्रोल करते, फिर मिनिस्टर्स जो थे वो किंग को जाके उसको बताते थे कि किस में क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर अगेन ही वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। साथ साथ जो किंग था वो कमांडर भी था आर्मी का, कंट्रोल करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए ये ज़रूरी थी। फिर ड्यूरिंग दिस पीरियड द पावर ऑफ द किंग वीकेंस। धीरे धीरे कहा गया जो पावर था किंग का वो कम होने लगा। द पावर ऑफ द किंग वीकेंस एंड फेड्यूल लॉर्ड नोन एज समंताज। अब जैसे जैसे किंग की पावर वीकनेस होने लगी, तो फेडरल जो लोग ज़मींदार जो थे उसको नाम दिया गया ज़मींदार को ऐसा समानताज। इन लिeu ऑफ सैलरी, अब जो सैलरी रखा गया इनको लैंडलॉर्ड को दे दिया गया। द किंग वुड गिव देम लैंड। अब ये समानता क्या करते हैं कि जो किंग थे उन्होंने क्या किया, उनको ये ज़मीन दे दी कि आप हमारे ये ज़मीन पे काम करो, और उसकी बदली क्या देंगे उसको, दे विल गेट इन लिeu ऑफ सैलरी, उनको वो पेमेंट करेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ द समानता वॉज टू प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस। साथ साथ समानता और क्या करेगा, समानता जो है अपनी मिलिट्री जो भी रहेगी उसके, वो किंग को सपोर्ट करने के लिए देंगे। क्यों, क्योंकि किंग को युद्ध करना होगा, तो हमेशा इनके लिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा सोल्जर रहे वो ज़्यादा अच्छा है। तो समानता के पास भी थोड़ा बहुत सोल्जर होता था, क्योंकि वो गांव के मुखिया थे, लैंडलॉर्ड थे, तो अपने आप को भी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सोल्जर्स रखते थे। तो इसी तरह से समानता को जब दिया गया तो साथ में ये भी था कि वो जब भी नीड पड़े तो वो उसको असिस्ट करेंगे मिलिट्री से। कब करेंगे, ड्यूरिंग वॉर। सो द डिक्लेयर द इंडिपेंडेंस एज सुन एज दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू डू दियर सो। लेकिन देखा गया धीरे धीरे समानता जो थे, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने अपने आप को ऐसा इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया और रूल करने शुरू कर दी उस एरिया, अपने अपने एरिया में। फॉर इंस्टेंस द राष्ट्रकूटा हु वर द फेडरेटरीज ऑफ द चौहान। हमने अभी देखा कि चौहान में राष्ट्रकूटा क्या थे, चालुक्य जो थे। कहा गया राष्ट्रकूटा हु वर द फेडरेटरीज ऑफ द चालुक्य। चालुक्य के अंदर में राष्ट्रकूटा जो थे वो कौन थे, जमींदार ही थे, लेकिन धीरे धीरे चालुक्य को हरा के और वो क्या बन गए, वो खुद वहाँ के राजा बन गए।
तो इसी तरह से ये धीरे धीरे चीज़ें जो शुरुआत हो गई लोगों के अंदर, जो भी लैंडलॉर्ड थे उनके मन में कि मैं अगर किंग को सपोर्ट कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी एक रूलर बन सकता हूँ। तो इसी तरह से एग्जाम्पल आ गया कि राष्ट्रकूटा जो थे एक लैंडलॉर्ड थे चालुक्य के अंदर, और वो बाद में एक खुद रूलर बन गए। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे देखा गया डिक्लेयर इंडिपेंडेंस आफ्टर दंती दुर्गा डिफीटेड द चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन। तो यहाँ पे दंती दुर्गा ने शुरुआत की थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को। दंती दुर्गा ने अब उसकी जो लास्ट किंग था कौन था, कीर्तिवर्मन, उनको हरा के फिर दंती दुर्गा ने शुरुआत किया अपना रूल करना, अपना राज्य शुरू किया, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। सम ऑफिशियल्स हु असिस्ट द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम इंक्लूडेड, और जो लोग किंग को असिस्ट करते थे उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के अंदर, उसे नाम दिया गया इंक्लूड द संधि विग्राही फॉरेन मिनिस्टर, जो मोस्टली दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छा बनाने के लिए संधि इसलिए दिया गया नाम। ठीक है, फिर इसके बाद बंदगरिका दैट इज ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट स्टोर, बंदगरिका दैट इज स्टोर को, जो ऑफिसर जो स्टोर को कंट्रोल करता है, जहाँ पे ग्रोसरी रखी जाती है, पूरी खजाना राशन रखा जाता है राजमहल का सबका। फिर कुट्टापाला दैट वाज इंस्पेक्टर ऑफ फोर्ट, जो महल को प्रोटेक्ट करते हैं, दरबान होते हैं। फिर उसके बाद अक्षपातालिका, अक्षपातालिका मतलब रेवेन्यू मिनिस्टर जो टैक्स कलेक्ट करता है। एंड राजपुरोहिता दैट इज रॉयल प्रिस्ट, तो राजपुरोहिता कौन हो गया, रॉयल प्रिस्ट हो गए। उसके बाद द किंगडम वॉज डिवाइड इनटू भुक्तीज और प्रोविंसेस, तो जो किंगडम था मान लो उसे वो स्टेट, जैसे हमारे कंट्री है इसको स्टेट में डिवाइड किया गया, तो किंगडम को भी प्रोविंसेस में डिवाइड किया कि कितने भाग में डिवाइड किया है। तो इसी तरह से भुक्तीज या फिर भुक्तीज और प्रोविंसेस के नाम पे। फिर इसको वापस डिवाइड करते हैं विशयास दैट वाज डिस्ट्रिक्ट स्टेट, पहले स्टेट हो गया तो प्रोविंसेस में भुक्तीज आ गई, फिर विशयास मतलब डिस्ट्रिक्ट आ गया। तो इसी तरह से इसको डिवाइड किया। अ गवर्नर वॉज असाइन टू लुक आफ्टर द भुक्तीज, और स्टेट को कौन देखेगा, गवर्नर देखेगा। वाइल द विशयास जो है वो है लुक आफ्टर बाय द विषयपति, तो ये विशयास मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन देखेगा, विषयपति। फिर इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव भी आती है, शहर भी आता है। तो विलेज वॉज स्मॉलेस्ट यूनिट कहा जाता है दैट वॉज लुक आफ्टर द, तो कौन देखते हैं उसे, ग्रामापति देखते हैं, जो ग्राम में होते, जो विलेज में हेडमैन होते हैं। द विलेजर हैड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, गांव में जो हेडमैन होते थे वही, और जो ग्रामापति होता था वो पूरा सेटअप खुद देखता था, पूरा खुद ही। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तब वो जाते थे किंग के पास, अदरवाइज वो लोग खुद अपनी प्रॉब्लम वहीं पर सॉर्ट आउट कर लेते थे। सेटअप दैट वाज ओवरलुक्ड बाय द विलेज हेडमैन्स, so the villager had their own administrative system set up that was overlooked by the village headmen who were assisted by some officials, और उनको असिस्ट करने के लिए some officers को भी रखा गया था। तो आज हम लोग यहीं करते हैं, फिर नेक्स्ट मूव करेंगे सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, तो टिल देन जहाँ तक हमने डिस्कस किया उसको आप जो है रीड कर लो और समझ लो चैप्टर को। ठीक है, टिल देन टेक केयर।